गुप्ता पीरियड की इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनकी लैंड पॉलिसी को डिकोड करना पड़ेगा। देखो, मौर्यन टाइम्स में स्टेट का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, लेकिन गुप्ता पीरियड में एक मेजर शिफ्ट आता है टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। ये शिफ्ट शुरू होता है लैंड ग्रांट से। गुप्ता किंग्स ने ह्यूज स्केल पर वर्जिन लैंड्स, यानी वो जमीन जो अब तक कल्टीवेट नहीं हुई थी, ब्राह्मणास और टेम्पल्स को ग्रांट करना शुरू किया। इसे हम ब्राह्मदेया या अग्रहारा ग्रांट्स कहते हैं। अब सोचो, किंग ऐसा क्यों करेगा? इसका लॉजिकल रीजन है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब आप किसी ब्राह्मण को फॉरेस्ट लैंड यानी अप्रहाता देते हैं, तो वो वहां एग्रीकल्चर स्टार्ट करवाएगा, ट्राइब्स को एसिमिलेट करेगा और फाइनली प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन इसका एक डीप पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी था। जब किंग लैंड ग्रांट देता था, तो वो सिर्फ जमीन नहीं देता था, बल्कि उस जमीन पर टैक्स कलेक्ट करने का और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट भी ट्रांसफर कर देता था। यहां से इंडिया में फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है। किंग और पेजेंट के बीच में एक नई क्लास आ गई, लैंडेड इंटरमीडियरीज। किंग का डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस हुआ, लेकिन पॉलिटिकली उसका इन्फ्लुएंस रिमोट एरियाज में फैल गया। इस प्रोसेस में लैंड क्लासिफिकेशन बहुत क्लियर थी। सबसे इंपॉर्टेंट है क्षेत्र, यानी कल्टिवेबल लैंड जहां से प्रोडक्शन आ रहा है। खिला वो वेस्ट लैंड है जिसे डेवलप करना है, और वस्तु हैबिटेबल लैंड है जहां लोग रहेंगे। अब आते हैं लेबर और टैक्सेशन पर, जो कॉमन मैन की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता था। एक टर्म जो बार बार एग्जाम में आता है वो है विष्टि। विष्टि का मतलब है फोर्स्ड लेबर। इसे सिर्फ एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस मत समझो, बल्कि इसे एक फॉर्म ऑफ टैक्स मानो। लोग कैश या ग्रेन की जगह अपना लेबर स्टेट को एज टैक्स देते थे। जैसे सुदर्शना लेक की रिपेयर में लोगों ने बिना पेमेंट के काम किया। रेवेन्यू टर्म्स में भागा किंग का कस्टमरी शेयर था, यूजुअली 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। उद्रंगा एक पुलिस टैक्स माना जाता था, और ऊपरी करा एक्स्ट्रा सेस था। तो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि ऊपर किंग, बीच में लैंडेड इंटरमीडियरीज, ब्राह्मण्स और टेम्पल्स, और नीचे पेजेंट्री जो टैक्स और लेबर के बोझ तले दबी थी। ये स्ट्रैटिफाइड अग्रेरियन हायरार्की ही गुप्ता फ्यूडलिज्म का बेस बनी। समझ आया कैसे इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज हुई? अब हम फोकस शिफ्ट करते हैं इकोनॉमी के दूसरे पिलर पर, ट्रेड और करेंसी। अगर लैंड ग्रांट्स बढ़ रहे थे, तो इसका डायरेक्ट लिंक ट्रेड के डिक्लाइन से है। देखो, अर्ली गुप्ता पीरियड में ट्रेड अच्छा था, लेकिन 3rd और 4th सेंचुरी एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइन कर गया। रोमन एम्पायर के गिरने से इंडिया का वेस्टर्न ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? गोल्ड का इनफ्लो कम हो गया। इसलिए जब हम गुप्ता गोल्ड कॉइन्स, दिनारास को एनालाइज करते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखता है। अर्ली गुप्ता किंग्स के टाइम कॉइन्स में गोल्ड प्योरिटी हाई थी, लेकिन लेटर गुप्ता रूलर्स के टाइम कॉइन्स की क्वांटिटी तो बढ़ गई, पर गोल्ड की प्योरिटी ड्रास्टिकली गिर गई। ये डिबेसमेंट ऑफ कॉइनेज क्लियरली शो करता है कि स्टेट इकोनॉमिक स्ट्रेस में थी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कोलैप्स हो रहा था। जब वेस्टर्न रूट बंद हुआ, तो गुप्ताज ने अपना फोकस ईस्टर्न ट्रेड पर शिफ्ट किया। अब ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया, सुवर्ण भूमि और चाइना के साथ बढ़ने लगा। इस शिफ्ट की वजह से पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बदल गई। गुजरात का ब्रोच यानी भृगुकच्छ वेस्टर्न हब था, लेकिन अब बंगाल का ताम्रलिप्ति पोर्ट गेटवे बन गया फॉर ईस्टर्न ट्रेड। फाहियेन जो चाइनीज ट्रैवलर था, वो इसी ताम्रलिप्ति पोर्ट से वापस अपने देश गया था। तो ट्रेड रूट वेस्ट से ईस्ट शिफ्ट हो रहा था। इस इकोनॉमिक चेंज का असर कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन यानी गिल्ड्स यानी श्रेणीज पर भी पड़ा। गिल्ड सिर्फ ट्रेडर्स का ग्रुप नहीं थे, वो ऑटोनॉमस बॉडीज थे जिनके पास अपने जुडिशियल पावर्स भी होते थे। मंदसौर इंस्क्रिप्शन 473 एडी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये बताता है कि कैसे सिल्क वीवर्स की एक पूरी गिल्ड गुजरात यानी लाटा से माइग्रेट करके मालवा चली गई। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न ट्रेड लॉस होने से उनका मार्केट खत्म हो रहा था। मालवा में उन्होंने प्रोफेशन चेंज किया और सन टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया। ये माइग्रेशन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का प्रूफ है। करेंसी सिस्टम में भी स्ट्रैटिफिकेशन दिखता है। बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए गोल्ड दिनारास थे। सिल्वर रूपका वेस्टर्न सैट्रैप्स के इन्फ्लुएंस से आए, लेकिन आम आदमी डेली ट्रांजैक्शन के लिए काउरीज यूज करता था। फाहियन का ऑब्जर्वेशन कि लोग काउरीज यूज करते हैं, ये प्रूफ है कि मनी इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी और बाटा सिस्टम वापस डोमिनेंट हो रहा था। क्लियर है ये इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी? इकोनॉमी के बदलाव का सीधा रिफ्लेक्शन हमें सोशल स्ट्रक्चर में दिखता है। गुप्ता सोसाइटी का सबसे बड़ा फीचर था प्रोलिफरेशन ऑफ जातीज यानी कास्ट्स का नंबर बढ़ना। ऐसा क्यों हुआ? याद करो, हमने लैंड ग्रांट्स की बात की थी।
जब ब्राह्मणास ट्राइबल एरियाज में गए तो उन्होंने ट्राइब्स को हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट किया। इन ट्राइब्स को एग्रीकल्चरलिस्ट बना दिया गया और उन्हें शूद्र वर्णा या नई कास्ट्स में फिट कर दिया गया। इस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कहते हैं। इसलिए जातीज का नंबर ड्रास्टिकली बढ़ गया। इसी टाइम एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ, कायस्थाज। सिंस लैंड ग्रांट्स के लिए कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत थी, तो स्क्राइब्स की एक कम्युनिटी बन गई जो बाद में एक अलग कास्ट कायस्थाज में क्रिस्टलाइज हो गई। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी से बनी हुई कास्ट थी, लेकिन इस सोशल स्ट्रक्चर का एक डार्क साइड भी था, अनटचेबिलिटी। फाहियन ने अपने अकाउंट्स में बहुत क्लियर लिखा है कि चंडालास को गांव के बाहर रहना पड़ता था। जब वो शहर में एंटर करते थे तो उन्हें लकड़ी बजाकर, साउंड क्लैपर्स, आना पड़ता था ताकि अपर कास्ट के लोग उनसे टच ना हो जाएं। ये सेग्रीगेशन पीक था एंशिएंट इंडिया में, जहां सोशल डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस बन गया। अब जरा स्टेटस ऑफ विमेन को वे करते हैं। यहाँ एक पैराडॉक्स है। एक तरफ विमेन के लीगल राइट्स थोड़े बेटर हुए, स्पेसिफिकली स्त्री धना के कॉन्टेक्स्ट में। यज्ञावल के स्मृति ने विमेन को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने और अपनी स्त्री धना, गिफ्ट्स, ज्वेलरी पर पूरा कंट्रोल रखने का राइट दिया। ये उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी। लेकिन दूसरी तरफ पेट्रियार्की का कंट्रोल टाइटन हो रहा था। प्री प्यूबर्टी मैरिजेस, बचपन में शादी, एडवोकेट की गईं और विडो रीमैरिज को स्ट्रांगली डिस्करेज किया गया। सबसे शॉकिंग एविडेंस हमें 510 एडी के एरन इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो भानुगुप्ता के टाइम का है। ये सती सिस्टम का पहला एपिग्राफिक यानी रिटन एविडेंस है। इसका मतलब सती प्रैक्टिस अब सोशली विजिबल होने लगी थी। तो हम कह सकते हैं कि गुप्ता सोसाइटी में विमेन के पास प्रोप्राइटरी राइट्स तो आए, लेकिन उनकी सोशल फ्रीडम और लाइफ डिग्निटी डिक्लाइन कर गई। ये ड्यूअल नेचर समझना बहुत जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मेक सेंस? गुप्ता पीरियड को अक्सर गोल्डन एज कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा सबूत उनका लिटरेचर है। यहाँ एक कल्चरल शिफ्ट नोट करो। मौर्यन और पोस्ट मौर्यन टाइम्स में प्राकृत और पाली कॉमन लैंग्वेजेस थी, लेकिन गुप्ताज ने संस्कृत को रिवाइव किया। संस्कृत अब सिर्फ रिलीजियस लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि कोर्ट लैंग्वेज बन गई। इंस्क्रिप्शंस और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अब संस्कृत में लिखे जाने लगे। इसे हम संस्कृत रेनेसॉन्स कहते हैं। इस रिवाइवल के सेंटर में थे नवरत्नास और उनमें सबसे चमकता सितारा था कालिदासा। कालिदासा की राइटिंग्स को अगर हम एनालाइज करें तो वो कोर्टली आइडियलिज्म को रिफ्लेक्ट करती हैं। उनके ड्रामास जैसे अभिज्ञाना शकुंतलम, जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, और पोएम्स जैसे मेघदूता, लव, नेचर और रॉयल कोर्ट की ग्रैंड्योर को दिखाते हैं। उनका फोकस अपर क्लास लाइफ और परफेक्शन पर था। लेकिन इसी टाइम एक और दूसरा राइटर था, शूद्र का। उसका प्ले मृच्छकटिका, द लिटिल क्ले कार्ट, बिल्कुल अलग है। इसमें कोई किंग हीरो नहीं है, बल्कि एक गरीब मर्चेंट चारुदत्ता और एक कोटेसन की स्टोरी है। ये सोशल रियलिज्म है। जहाँ कालिदासा बादलों यानी क्लाउड से संदेश भेज रहा है, वहाँ शूद्र का करप्शन, पॉवर्टी और कॉमन मैन की स्ट्रगल्स दिखा रहा है। ये कंपैरिजन बताता है कि लिटरेचर सिर्फ एलीट नहीं था, उसमें डाइवर्सिटी थी। विशाख दत्ता ने मुद्राक्षसा लिखा, जो एक पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर है मौर्यन राइज पर। यह बताता है कि गुप्तास को हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। और फिर अमरकोशा बाय अमरसिम्हा, जो संस्कृत की वोकैबुलरी या थिसॉरस है। ये प्रूव करता है कि लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा था। पंचतंत्र बाय विष्णु शर्मा भी इसी टाइम की है, जो स्टेट क्राफ्ट और मॉरल पॉलिटी सिखाने के लिए एनिमल्स की फेबल्स यूज करती है। सोचो, ये कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी, ये फ्यूचर प्रिंसेस को राजनीति सिखाने के लिए थी। टाइमलाइन देखें तो ये सब मोस्टली चंद्रगुप्ता II, विक्रमादित्य और कुमारा गुप्ता के पेट्रनेज में फ्लरिश हुए। तो गुप्ता लिटरेचर नेटवर्क सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम था जो संस्कृत को एस्टैब्लिशमेंट की लैंग्वेज बना रहा था। समझ आया ये लिटरेरी लैंडस्केप? कल्चर के बाद अब साइंटिफिक डेवलपमेंट्स पर आते हैं। गुप्ता पीरियड में साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मेटलर्जी ने जो लीप ली वो रेवोल्यूशनरी थी। इसका क्रेडिट जाता है आर्यभट्टा को। 476 एडी में बॉर्न हुए आर्यभट्टा ने आर्यभट्टिया लिखी और मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के फाउंडेशंस हिला दिए। उन्होंने हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का बेस रखा, यानी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और सन के चारों तरफ घूमती है।
उस जमाने में जब लोग राहु केतु को एक्लिप्स का रीजन मानते थे, आर्यभट्टा ने साइंटिफिकली प्रूव किया कि सोलर और लूनर एक्लिप्सेस शैडोज की वजह से होते हैं। उन्होंने पाई यानी 3.1416 की वैल्यू कैलकुलेट की, जो आज की मॉडर्न वैल्यू के बहुत क्लोज है। उन्होंने अलजेब्रा और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला दिया। ये सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं थे, ये रैशनल थिंकिंग की शुरुआत थी। अब जरा मेटलर्जी यानी मेटल साइंस को देखो। मेहरौली का आयन पिलर जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, चंद्रगुप्त सेकंड से एसोसिएटेड है। 1600 साल से ये ओपन एयर में खड़ा है, बारिश और धूप में, लेकिन इस पर रस्ट यानी जंग नहीं लगा। मॉडर्न साइंस कहती है कि गुप्ता मेटलर्जिस्ट्स ने आयन में फास्फोरस की मात्रा हाई रखी और लाइम का यूज किया, जिससे मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म यानी मिसेवाइट बन गई। ये करोजन रेजिस्टेंस टेक्निक उस टाइम पर डेवलप करना अपने आप में एक मिरेकल है। ये शो करता है कि उनकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कितनी एडवांस थी। टेक्नोलॉजी में एक और ब्रेक थ्रू था लॉस्ट वैक्स टेक्निक, सियर परद्यू, जिसका यूज करके सुल्तानगंज बुद्धा की ह्यूज कॉपर स्टैचू बनाई गई। इसमें वैक्स का मॉडल बनाया जाता था, उस पर क्ले लगाई जाती थी, फिर वैक्स को पिघलाकर निकाल दिया जाता था और उस हॉलो स्पेस में मोल्टन मेटल डाल दिया जाता था। ये टेक्निक आज भी यूज होती है। मेडिसिन में धन्वंतरी को आयुर्वेद का गॉड माना गया, जो मेडिकल नॉलेज के सिस्टमाइजेशन को दिखाता है। हस्ती आयुर्वेद जैसी बुक्स लिखी गईं जो एलिफेंट्स की वेटनरी साइंस पर थी, क्योंकि एलिफेंट्स आर्मी का क्रूशल पार्ट थे। तो चाहे आसमान हो एस्ट्रोनॉमी, जमीन हो मैथ्स या मेटल हो गुप्ता पीरियड ने हर फील्ड में साइंटिफिक टेम्पर को पुश किया। क्लियर है ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉवेस। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, स्पेसिफिकली टेम्पल आर्किटेक्चर की। गुप्ता पीरियड से पहले मोस्टली वर्शिप प्लेसेस रॉक कट केव्स होते थे, लेकिन गुप्तास के अंडर पहली बार हम स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, ईंटों और पत्थर से बने हुए देखते हैं। ये एक मैसिव ट्रांजिशन था। इस एवोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझो। शुरुआत में सांची टेम्पल 17 जैसे स्ट्रक्चर्स बने, जो बिल्कुल फ्लैट रूफ, सपाट छत वाले थे। इनमें कोई शिखरा नहीं था, बस एक गर्भगृह, सैंक्टम और सामने पिलर्स वाला मंडपा। धीरे धीरे डिजाइन इवॉल्व हुआ। भीतरगांव कानपुर का ब्रिक टेम्पल देखो। यहां पहली बार हमें ट्रू आर्च का यूज मिलता है और रूफ के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखने लगता है। फाइनली ये एवोल्यूशन कल्मिनेट होता है देवगढ़ के दशावतारा टेम्पल में। ये मैच्योर नागरा स्टाइल का प्रोटोटाइप है। यहां फ्लैट रूफ की जगह एक शिखरा आ गया। टेम्पल का बेस हाई प्लेटफॉर्म पर आ गया। इसमें गर्भगृह, जहां भगवान की मूर्ति होती है, मंडपा, असेंबली हॉल और प्रदक्षिणा पथा, सर्क्यूमैम्बुलेटरी पाथ क्लियर डिफाइन हो गए। प्रदक्षिणा पथा के चारों तरफ वॉल्स होती थी, जिसका मतलब था वर्शिप अब एक प्राइवेट और एनक्लोज रिचुअल बन गया था। देवगढ़ टेम्पल का लेआउट बहुत यूनिक है, जिसे हम पंचायतना स्टाइल कहते हैं। इसका मतलब है 5 श्राइन्स का ग्रुप। बीच में मेन श्राइन विष्णु की और चारों तरफ 4 छोटी सब्सिडियरी श्राइन्स। इमेजिन करो एक टॉप डाउन व्यू, सेंटर में मेन भगवान और चारों तरफ सपोर्टिव डेटीज। ये डिवाइन हायरार्की को दिखाता है। इसी टेम्पल की वॉल्स पर हमें विष्णु अनंत शयना की फेमस स्कल्पचर मिलती है। विष्णु भगवान शेषनाग पर सो रहे हैं। ये स्कल्पचर आइकोनोग्राफी का मास्टरपीस है। तो गुप्ता पीरियड ने इंडिया को नागरा स्टाइल दिया, जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर का बेस बन गया। आर्किटेक्चर अब सिर्फ शेल्टर नहीं, बल्कि डिवाइन सिंबलिज्म बन चुका था। ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रेशन समझ पा रहे हैं आप? आर्किटेक्चर से मूव करते हैं केव आर्ट पर। गुप्ता वकटका एज में पेंटिंग अपने जीनत पर थी। यहां हम 2 क्लासिक एग्जाम्पल्स कंपेयर करेंगे, अजंता और बाघ केव्स। दोनों सेम टाइम पीरियड की हैं, लेकिन उनकी आत्मा यानी सोल अलग है। अजंता महाराष्ट्र पूरी तरह से रिलीजियस है, स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट थीम्स पर। वहां जातका टेल्स यानी बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां और बुद्ध की लाइफ को पेंट किया गया है। अजंता की केव 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है। उसमें जो कंपैशनेट गेज है यानी करुणा भरी नजर, और त्रिभंगा पोज है यानी बॉडी में 3 बेंड्स हैं, वो स्पिरिचुअलिटी और ग्रेस का अल्टीमेट मिक्सचर है। केव 16 में डाइंग प्रिंसेस की पेंटिंग इमोशंस और पैथोस को इतनी गहराई से दिखाती है कि देखने वाला फील कर सके।
टेक्निक की बात करें तो अजंता में फ्रेस्को सेको मेथड यूज हुआ। इसका प्रोसेस समझो। पहले रॉक वॉल पर क्ले, काऊ डंग और राइस हस्क का एक मोटा प्लास्टर लगाया जाता था। उसके ऊपर लाइम का एक थिन कोट यानी कैनवस लगता था। जब ये सरफेस सूख जाती थी, तब उस पर ग्लू बाइंडिंग पिगमेंट से पेंटिंग की जाती थी। क्योंकि ये सूखी दीवार पर होती थी, इसलिए इसे सेको यानी ड्राई कहते हैं। ब्लू कलर के लिए लैपिस लाजुली यूज होता था, जो अफगानिस्तान से इंपोर्ट होता था। ये दिखाता है कि आर्ट के लिए ट्रेड कितना जरूरी था। पर्सपेक्टिव और मॉडलिंग का यूज करके फिगर्स को 3D लुक दिया गया था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस था। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बाघ केव्स हैं। बाघ की पेंटिंग्स का थीम सेक्युलर है, यानी आम जिंदगी। यहाँ कोई भगवान नहीं, बल्कि म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल्स और मंडेन लाइफ है। इसमें गुप्ता क्लासिसिज्म दिखता है। ह्यूमन एनाटॉमी की टाइटर मॉडलिंग, अर्थली टोन्स और लाइफ का सेलिब्रेशन। जहां अजंता हमें ट्रांसेंडेंस यानी मोक्ष या निर्वाण की तरफ ले जाती है, वहां बाघ हमें प्रोफेन रेल्म यानी सांसारिक जीवन की खूबसूरती दिखाती है। दोनों जगह आर्टिस्टिक ग्रामर सेम था, सॉफ्ट लाइंस, एक्सप्रेसिव आईज और हैवी डिटेलिंग, लेकिन सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था। अनफॉर्चुनेटली बाघ केव्स अब बहुत डिलैपिडेटेड यानी खंडहर हालत में हैं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस हमें श्रीलंका की सिगिरिया पेंटिंग्स में भी दिखता है। आर्ट का ये स्पेक्ट्रम फ्रॉम डिवाइन टू ह्यूमन गुप्ता गोल्डन एज की पहचान है। क्लियर है ये आर्टिस्टिक डिस्टिंक्शन? फाइनली हम आते हैं रिलीजन और फिलॉसफी पर। गुप्ता पीरियड रिलीजियस हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। वैदिक पीरियड के बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस यानी यज्ञस और रिचुअल्स अब कॉमन लोगों के लिए एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स हो गए थे। इसलिए एक शिफ्ट आया टुवर्ड्स पुरानिक हिंदुइज्म। यहाँ भक्ति यानी पर्सनल डिवोशन और टेम्पल वर्शिप यानी पूजा ने वैदिक सैक्रिफाइसेस को रिप्लेस कर दिया। भक्ति आसान थी, अफोर्डेबल थी और हर किसी के लिए ओपन थी। इस टाइम सेक्टेरियनिज्म राइज हुआ, यानी अलग अलग गॉड्स के कल्ट्स। वैष्णविज्म यानी विष्णु वर्शिप, शैवइज्म यानी शिवा वर्शिप और शक्तिज्म यानी गॉडेस वर्शिप डोमिनेंट हो गए। पुरानिक हिंदुइज्म ने एक बहुत स्मार्ट सिंथेसिस फ्लो सिस्टम क्रिएट किया। जो पुराने वैदिक डीटीज थे, इंद्र, अग्नि, वो अब सबॉर्डिनेट हो गए और ट्रिनिटी यानी ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर और शिवा डिस्ट्रॉयर सुप्रीम बन गई। सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल टूल जो यूज किया गया वो था अवतारवादा यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इनकार्नेशन। ये माना गया कि जब जब धर्म खतरे में होगा, विष्णु अवतार लेंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म को एसिमिलेट यानी एब्जॉर्ब कर लिया। बुद्धा को विष्णु का 9th अवतार मान लिया गया। इससे बुद्धिज्म की अलग आइडेंटिटी ब्लर हो गई और वो हिंदुइज्म का ही एक पार्ट बन गया। ये रिलीजियस टॉलरेंस और एसिमिलेशन की मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी थी। गुप्ता किंग्स मोस्टली वैष्णवाइट थे, यानी परम भागवता टाइटल्स लेते थे, लेकिन वो रिलीजियसली प्लूरल थे। उन्होंने बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया। कुमार गुप्ता वन ने नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, जो महायाना बुद्धिज्म का ऑक्सफोर्ड बन गई। जैनिज्म भी फ्लरिश हुआ। वालभी में जैन काउंसिल हुई, जहां उनके रिलीजियस टेक्स्ट्स कंपाइल हुए। एक और मेजर डेवलपमेंट था तांत्रिज्म का इमर्जेंस। तांत्रिक प्रैक्टिसेस ने ट्राइबल एरियाज से मेन स्ट्रीम रिलीजन में एंट्री ली और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को इन्फ्लुएंस किया। गॉडेस वर्शिप और रिचुअल्स में मंत्रास और मैजिक का यूज बढ़ गया। अगर हम रिलीजियस इकोसिस्टम मैप देखें तो मथुरा और वाराणसी पुरानिक हिंदुइज्म के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, जबकि ईस्टर्न इंडिया यानी नालंदा और वेस्टर्न इंडिया यानी वालभी में बुद्धिज्म और जैनिज्म स्ट्रॉन्ग थे। लोकल ट्राइबल कल्ट्स जैसे मदर गॉडेस और यक्षास को भी मेन डीटीज की फैमिली में जोड़ लिया गया, जैसे गणेश और कार्तिकेय शिव की फैमिली में आ गए। इस तरह गुप्ता पीरियड ने वो हिंदुइज्म शेप किया जो हम आज देखते हैं, जहां मंदिर, मूर्ति और अवतार सेंट्रल हैं। ये सिंथेसिस ही इंडियन कल्चर की कंटिन्यूटी का राज है। समझ आया कैसे पुरानिक हिंदुइज्म ने सबको एक अम्ब्रेला के नीचे इंटीग्रेट किया?